नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। 2014 में जब देश में मोदी लहर आई, उसके अगले साल ही तय हो गया था कि एक चेहरा विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं दे सकता। 2015 में बीजेपी दिल्ली और बिहार हार गई। यही हाल 2018 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन इस बार कांग्रेस की जीत कर्नाटक में मोदी की हार के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आया है। अपने देश में कुछ राज्यों के लोग 5 साल पर सरकार बदलने में ही विश्वास रखते हैं। राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जैसी नो रिपीट राजनीति कर्नाटक की भी है। ये रिवाज 1985 से जारी है, 2023 में भी नहीं टूटी, मोदी के जोर से भी नहीं टूटी। कांग्रेस ने जिस तरह कर्नाटक की पिच पर बीजेपी को ऑल आउट किया है, उसके बाद पार्टी की परेशानी पर तो बल ही पड़ेगा। जिस कांग्रेस को पॉलिटिकली लोग डेड मान चुके हैं, वह पार्टी आपको हरा देती है तो सोचना तो पड़ेगा। 6 महीनों के भीतर 2 राज्यों से भाजपा को बाहर कर चुकी है कांग्रेस। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस देश में लोकसभा की 170 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ना पहले जीती, ना 2014 या 2019 में जीती, और इन सीटों पर ना आगे जीतने की संभावना है। बीजेपी के लिए अगर पूर्व से पश्चिम तक एक कर्क रेखा की तरह लकीर खींच दे तो उसमें जो 220 सीटें हैं, उनमें से 202 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। अगर उसमें सेंध लगी तो दिक्कत है। कर्नाटक के पिछले चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह खेल दिया, ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार बनाई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको बेहतर नतीजे मिले, लेकिन क्या वह सीट रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि अब वहां भी मुकाबला बाइपोलर होता था। अगर अपने मजबूत इलाके में जेडीएस कमजोर होती है तो कांग्रेस मुकाबले में बराबरी पर आ जाएगी। उस नाते बीजेपी के लिए कर्नाटक लूज करना बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आप जब मोमेंटम बना लेते हैं, जब उसमें विकेट गिरता है, तो बीच में तो आपको पारी दोबारा संभालनी होती है। आप संभल कर खेलते हैं, 2-4 ओवर की पहले विकेट बचाएं। यहाँ एक विकेट गिर रहा है बीजेपी का, इससे बीजेपी इनकार तो नहीं कर सकती। 6 महीने के भीतर हिमाचल के बाद दूसरा विकेट लॉस है बीजेपी के लिए, इसलिए यह विपक्ष के लिए बड़ी उपलब्धि है। भले ही बीजेपी इसे बड़ा नुकसान नहीं मान रही, लेकिन बीजेपी अगर इससे खुश होना चाहती है कि परंपरा निभाई गई तो ठीक है। कई बार इतिहास भी आत्मबल देता है। 2018 में भी बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक हारी थी, लेकिन उसके अगले साल लोकसभा में झंडे गाड़े थे। क्या वही इतिहास दोहराया जाएगा? कहना मुश्किल है। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं। कर्नाटक की जीत के बाद राहुल ने यह बात दोहराई है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आंजे यानी हनुमान जी के भरोसे बीजेपी नहीं जीत पाई तो इससे बड़ा पोलराइजेशन बीजेपी को दोबारा शायद ही मिले। उधर कांग्रेस अपनी विचारधारा को सॉफ्ट से सॉलिड करती दिखाई दे रही है। 2017 के बाद कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व आजमा रही है। सोमनाथ में राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी यूपी के मंदिरों के चक्कर लगाती है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसती दिख रही थी। ऐसा लगता है मानो अगर कांग्रेस स्टैंड लेती है कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर बैन लगता है और इस पर टिकी रहती है, तब भी चुनाव जीतती है, तो ये बड़ा संदेश है। बैन तो आरएसएस पर भी लग चुका है, तब भी कांग्रेस जीत रही थी। दूसरी चीज जो कर्नाटक से क्लियर है वो है व्यक्तित्ववाद पर स्टेट इलेक्शन नहीं जीत सकते। यहाँ बड़े नेता के तौर पर पीएम मोदी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं। टेलीविजन चैनल अपने ग्राफिक्स में चाहे एक तरफ खड़गे और दूसरी तरफ नड्डा को दिखा दे, लॉजिक तो यही कहता है कि आपको पीएम मोदी को दिखाना चाहिए था। चुनाव तो पीएम मोदी लड़ रहे थे, सब लोगों ने देखा, इसमें छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। यह सेटबैक धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए है। पीएम मोदी हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में जाते हैं। यूपी के नगरीय निकाय चुनाव में केंद्र का कोई चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि योगी इतने प्रभावशाली हैं। लोगों को पता है कि भले ही पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चाहे जितनी रैलियां की हो, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने योगी के चलते जीता।
यूपी नगरीय निकाय चुनाव की 17 सीटों में से 17 पर अगर बीजेपी जीत रही है तो यह योगी का कमाल है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कर्नाटक में इनको पता था कि बीजेपी का लीडरशिप है, प्रहलाद जोशी जैसे नेता जमीन पर उतने कारगर नहीं है। तेजस्वी सूर्या शहर के लिए यूथ के बीच फेमस है। उन्हें जितना बंगाल चुनाव में प्रोजेक्ट किया गया उतना अपने राज्य में नहीं किया गया। कर्नाटक में प्रचार के लिए पीएम मोदी गए, जो लिंगायत के नेता बीएस येदियुरप्पा रहे, उनकी खुद की छवि कैसी रही। बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने के पीछे का मुख्य कारण वहां की जनता को पता है। भाजपा लास्ट में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाकर 4% वाला गेम भी खेली। मुसलमान रिजर्वेशन को खत्म कर दो, 2% वो कालीगा और लिंगायत में बांट दिया। 17% लिंगायत और 13% वो कालीगा है। पिछड़े और दलित वर्ग में भी अगर बीजेपी की पकड़ थी तब तो बम्पर बहुमत मिलना चाहिए था। इस देश में मंडल कमंडल से बड़ी राजनीति होती नहीं है, जिसकी आड़ में चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव हारे जाते हैं। वह भी फैक्टर आपका काम नहीं कर पाया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कसकर डांट भी लगा दी। क्या संवैधानिक बताने वाले लोग कौन थे? रिजर्वेशन हटाने पर रोक लगाई हुई है अगले आदेश तक। कर्नाटक जीतने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी वह हार गई और कांग्रेस, जो बिल्कुल मिट्टी में मिली हुई पार्टी है, वह जीत रही। तो बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। लोकसभा चुनाव के लिए मोमेंटम गेन करने में बीजेपी को समय लगेगा। बीजेपी को पूरी उम्मीद अब राजस्थान से है, क्योंकि सचिन पायलट शायद उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल लेकर घूम रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आ चुका है। इस चुनावी परिणाम के बाद जहां कांग्रेस खेमे में दिवाली का माहौल है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये आत्म मंथन का माहौल बन चुका है। कर्नाटक विश्व चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा साबित हुआ, क्योंकि लगातार 10 साल के कार्यकाल के बाद बीजेपी आम चुनाव को तीसरी बार जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। ऐसे में ठीक 1 साल पहले पार्टी को कर्नाटक में मिली ये अप्रत्याशित हार एक मौके और संकेत की तरह है कि वह पहले जनता का मूड भांप कर उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी में जरूरी बदलाव कर ले। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार की कुछ जरूरी बातें हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है उनकी जीत हार के मायने। बेशक साल 2014 का आम चुनाव मोदी लहर लेकर आया था और बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करते हुए केंद्र की सरकार बनाई। ठीक यही बात साल 2019 के आम चुनाव के लिए भी सटीक बैठती है। इस बीच जितने भी विधानसभा चुनाव या अन्य कोई उपचुनाव लड़े गए, एक तरीके से सभी के केंद्र में पीएम मोदी ही रहे। कर्नाटक चुनाव में यह साबित किया गया कि बार बार पीएम मोदी पर ही चुनावी जीत के लिए निर्भर रहना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। 2024 से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब ये जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए स्थानीय नेता का लोकप्रिय होना जरूरी है। वह जनता के बीच पूरी ताकत से उनके बीच रहे और उनकी साथ नजदीकी से वोट में बदलने में सक्षम हो। स्टेट चुनाव के प्रमुख चेहरे की इमेज भी क्लीन होनी चाहिए। जैसा कि कर्नाटक में मुंबई की छवि भारी पड़ गई बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए यह संदेश है कि जब वह स्टेट इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है तो जरूरी है कि राज्य में पार्टी के तौर पर प्रमुख चेहरे की इमेज क्लियर हो। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। असल में मुंबई कर्नाटक के सीएम थे। येदियुरप्पा बड़े नेता थे, लेकिन इलेक्शन के दौरान प्रमुख चेहरे के तौर पर उनकी इमेज कभी सामने आई ही नहीं। जबकि कांग्रेस में चाहे डीके शिव कुमार हो, सिद्धौरमैया हो या फिर जगदीश शेट्टर, तीनों ही बड़े नेता नामी चेहरे थे। स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। स्टेट इलेक्शन में अब राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मामलों मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता किसी को भी नकार सकती है, जैसा कि बीजेपी के साथ हुआ। इस मामले में कांग्रेस ने पूरी रणनीति के तहत काम किया। उसने अडानी हिंडनबर्ग मामले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और ईडी सीबीआई की कार्यवाही के मसलों को सिर्फ उतना ही उठाया जितना कि वह चर्चा में बने रहे। लोगों के सामने कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक बात की। बीजेपी में इस बात की कमी दिखी। हर जगह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चल सकता। ये बात भी बीजेपी को समझनी होगी। साल 2014 में बीजेपी में केंद्र में आने से ठीक पहले वेस्ट यूपी में दंगे हुए थे। नतीजा ये हुआ, इसके बाद बीजेपी जो काफी समय से यूपी में अपने लिए जमीन तलाश रही थी, उसने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का लाभ मिला।
कर्नाटक में भी बीजेपी ने ऐसा करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना भाजपा का बड़ा दांव था। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांटने का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा हलाला, हिजाब और अजान जैसी बीजेपी के मुद्दे भी किसी काम नहीं आए। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोट को अपने खेमे में कर लिया। अब बात करते हैं एंटी इनकमबेंसी पर काम। ये चुनावी साल की जगह पहले किया जाए तभी फायदा होगा। कर्नाटक में बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल आई वह थी एंटी इनकमबेंसी की। सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार बताकर हवा दी। बीजेपी ने इस पर काम नहीं किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस चुनाव के केंद्र में खुद को प्लांट किया और एक कोशिश की कि यह चुनाव विधानसभा का ना होकर राष्ट्रीय बन जाए। वहीं कांग्रेस अपने स्थानीय मुद्दों पर कायम रही। इसका फायदा कांग्रेस को ये हुआ कि उसे एंटी इनकमबेंसी का फायदा मिला। इस बात को समझने के लिए कि कर्नाटक से गुजरात चलिए पहले और समय को सिर्फ 2 साल पीछे कर लीजिए। साल 2021 के मध्य सीएम विजय रूपाणी हटा दिए गए और उनकी कैबिनेट भी बदल दी गई। नए सीएम के तौर पर भूपेंद्र भाई पटेल को शपथ दिलाई गई और इसी के साथ कैबिनेट में नए मंत्री भी शामिल किए गए। असल में कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी सरकार की साख काफी गिरी थी और कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार को तीखी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में सरकार यानी पीएम मोदी और अमित शाह जनता तक ये संदेश देने में कामयाब रहे कि उनके लिए जनता पहले, अपनी पार्टी के नेता बाद में। असल में गुजरात मॉडल को देश भर में पहले प्रचारित किया जा चुका था और अपने गृह राज्य से बीजेपी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती थी जिससे कि उसकी पकड़ ढीली होने का अंदाजा हो। इस तरह विधानसभा चुनाव से साल भर पहले बीजेपी ने राज्य में बन रही एंटी इनकमबेंसी की आशंका और आक्रोश की लहर को समय रहते दबा दिया। कर्नाटक में बीजेपी इस दिशा में काम नहीं कर पाई, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये कारण भी बीजेपी की हार का कारण है। कई राज्यों में आरएसएस की उपयोगिता सीमित हो सकती है, जैसा कि उत्तर भारत के राज्यों में आरएसएस का प्रभाव और कैडर बीजेपी की मदद करता है। कर्नाटक में आरएसएस का उतना प्रभाव नहीं है जितना कि यूपी में। इससे यह साबित होता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में तो यह लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इनका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी सभी राज्यों को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। कर्नाटक चुनाव पूरे दौर में बीजेपी ने सिर्फ लिंगायतों पर भरोसा किया। यह कहा जाता है कि लिंगायत बीजेपी का समर्थन करते रहे और वो कालिका कांग्रेस का। कर्नाटक की सियासत में सबसे अहम और ताकतवर लिंगायत समुदाय को माना जाता है। लिंगायत समुदाय की आबादी 16% करीब है, जो राज्य के कुल 224 सीटों से लगभग 67 सीटों पर खुद जीतने या फिर किसी दूसरे को जिताने की ताकत रखते हैं। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अग्रणी जातियों में गिना जाता है, लेकिन उसे आरक्षण देने के लिए ओबीसी का दर्जा दिया जा चुका है। वहीं वो कालिका सिर्फ 11% है। बीजेपी ने लिंगायतों की आबादी को ही अपने लिए कोर वोटर माना और उन पर ही केंद्रित रहे। हालांकि जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, इससे स्पष्ट है कि लिंगायत वोटर भी बीजेपी से दूर हुए। असल में येदियुरप्पा से जिस तरीके से सीएम पद लिया गया, उससे भी निगेटिव मैसेज गया। किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार के अपने वोट भी जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में दर्जनों उम्मीदवार हर चुनाव में पार्टी बदल कर खड़े होते हैं, लेकिन जीत जाते हैं, क्योंकि वे अपने साथ अपना वोट बैंक इंजेक्ट करते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं उस वोट बैंक उसकी पार्टी में जुड़ते हैं और उनकी जीत काफी हद तक पक्की भी हो जाती है। एक और मुद्दा, येदियुरप्पा जैसे स्थानीय दिग्गज नेताओं को तवज्जो ना देना भी बीजेपी को भारी पड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी को प्रभुत्वशाली समुदाय लिंगायत वीरशैव का समर्थन मिलता रहा है। प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा भी इसी समुदाय से है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी को महंगा पड़ा। उधर कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धौरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। इसका लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को मिला दलित वोटर्स का साथ। कर्नाटक चुनाव से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। खड़गे के चेहरे पर बड़ी संख्या में दलितों वोटर कांग्रेस की तरफ चले गए। भाजपा इसकी कार्ड भी नहीं निकाल पाई।
जबकि गुजरात इलेक्शन में 27 आदिवासी सीटों पर फोकस करते हुए उसने खास रणनीति बनाई थी। इसी रणनीति की वजह से भाजपा ने लगभग 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात को जमकर प्रचारित किया गया था। साथ ही केंद्र के आदिवासी मंत्रियों के लगातार गुजरात दौरे करवाए, आदिवासी गौरव यात्राएं निकाली, जगह जगह आदिवासियों को सम्मानित किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा पर आदिवासियों के बड़े धार्मिक नेता गोविंद गुरु की याद में मानगढ़ धाम में स्मारक भी बनवाया गया था। सीएम सहित तीनों राज्यों के भाजपा अध्यक्षों को इस कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन कुछ ऐसा कर्नाटक में देखने को नहीं मिला जिससे पार्टी पर भरोसा जताया जा सके। कुछ यही कारण रहे कर्नाटक में बीजेपी के हार के और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।